अच्छा जी, तो ये जल्दी से इसको बना दो आप। पायरोवेट को एसिटाइल कोए को, तो अभी इसमें क्या किया है सिंपल हमने। अच्छा, पहली तो बात ये है कि जो पायरोवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोए में, वो साइटोसोल में नहीं हुआ, वो कहाँ पर हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये एमसीक्यू बन गया कि कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू द एसिटाइल कोए हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। पायरोवेट जब अंदर किया है तो पहला काम इसने क्या किया है, अब ये सारी बातें आपकी एमसीक्यू हैं, कि इट लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अपने अंदर से लूज किया है, तभी तो जाके ये 2 कार्बन कंपाउंड में तब्दील हुआ है ना। एसिटाइल को में 2 कार्बन है, 3 तो है नहीं। तो एक कार्बन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बाहर चला गया। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या किया है कि NAD जो हमारे पास था, उसको हमने NADH के अंदर रिड्यूस करवा दिया है। ठीक है, तो NAD यहाँ से रिड्यूस हो गया NADH के अंदर, ये सेकंड इसका काम हो गया। और तीसरा काम क्या है कि हमने विटामिन बी से कोएंजाइम ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से डराइव होता है, तो वहाँ से हमने कोएंजाइम ए लेके इसमें अटैच कर दिया है, तो ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान में रख लो कि क्या इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो बस सिंपल इतने सा आपको याद रखना है कि हाउ पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए एंड वेयर, बस ये 1 2 3 स्टेप्स और इसकी लोकेशन। चैप्टर क्लोज। चलें जी, वापस आ जाते हैं क्रैब साइकिल पे। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको लिखवा दूँ ताकि आपके पास सेव हो जाए अच्छी तरह। तो मैं लिख रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लिखवाना ज़रूरी होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो जल्दी के वैसे स्किप कर दूँ। तो आप ये लिख लो पहले, समझाते भी रहता हूँ मैं साथ साथ कि बिल्कुल आसान लैंग्वेज में से कोशिश करूँगा हम लिखें। एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए कंबाइंस विद 4, अभी आपको खुद समझ में आने शुरू हो जाएंगी। कंबाइंस विद 4 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विच इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट टू फॉर्म 6 कार्बन सिट्रिक एसिड। ठीक है, पहले अब हमारे पास पहले स्टेप में क्या हुआ है कि एसिटाइल को ए कंबाइन हुआ है 4 कार्बन एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास 4 कार्बन थे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और उसने बना लिया है 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। 2 एसिटाइल कोए से कार्बन आ गए और 4 पहले ही उसके पास मौजूद थे, तो सिट्रिक एसिड बन गया। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आफ्टर रीअरेंजमेंट, अब ये एक एक बात एमसीक्यू है कि अब ये सिट्रिक एसिड कैसे बना है। आगे चल के आफ्टर रीअरेंजमेंट 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल releases its 2 कार्बन, 2 कार्बन एज CO2। ये जो 6 कार्बन सिट्रिक एसिड बना था, इसने अपने 2 कार्बन CO2 को दे दिए और एज अ CO2 रिलीज कर दिए। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH ईच टाइम। ठीक है, अभी हम देखेंगे साइकिल में चल के कि 2 कार्बन हमारे पास रिलीज हुए हैं, तो हर दफा एक एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक एक NADH जो है वो हमारे पास यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, चलो ये तो बात बड़ी कॉमन हो गई कि एसिटाइल को जो है वो ऑक्जेलो एसिटेट के साथ कंबाइन हुआ है, सिट्रिक एसिड बना है, और रीअरेंजमेंट के बाद, ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट जो सिट्रिक एसिड था उसने अपने 2 कार्बन एज अ CO2 रिलीज कर दिए, और हर दफ़ा उसने एक NADH जो है वो बनाया। ठीक है, अच्छा फिर हम चलते हैं अब इसकी साइकिल की तरफ।
ओके, अब देखो, अब एक बात पहले पढ़ ली तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आने शुरू हो जाएंगे। एसिटाइल कोएंजाइम है, इसने यहाँ पे रिलीज कर दिया अपना सिट्रिक एसिड बन गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सही है। अब इसने देखो हर दफा, अभी देखो मैं ईच टाइम मैंने क्यों लिखवाया कि एक एक आफ्टर, क्योंकि डायरेक्टली ये बातें नहीं हो रही, पहले जो है वो एक NADH आपका किया एक CO2 को लेके, इसलिए मैंने ये ईच टाइम की भी सिग्निफिकेंस देखो कितनी ज्यादा है कि पहले एक CO2 रिमूव हुआ, दोनों साथ CO2 रिमूव नहीं हो रहे, फिर उसके बाद दूसरा NADH रिड्यूस हुआ, NADH में रिड्यूस हो गया, तो आपके पास अगेन जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो, तो दो NADH हम पैदा कर चुके हैं, प्रोड्यूस करवा चुके हैं, हमारा अल्टीमेट पर्पस यही था ना कि NADH बने हमारे पास, तो दो NADH हम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली जो यहाँ पर ये एंजाइम है, जैसे अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, एक यहाँ पर हमारे पास रिलीज हो रही है और एक यहाँ पर रिलीज हो रही है, सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा इसी पर आ जाते हैं फिलहाल। अब एक बात आप याद रखो कि ये जो रिएक्शंस है ना, जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, जो एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, कि सिट्रिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा रहे हैं, तो आपको एंजाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बात याद रखो कि ये जो बेसिकली शुरू वाले स्टेप्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करवा रहे हैं, ये एंजाइम्स स्पीड अप करेंगे और स्पीड डाउन करेंगे क्रेब्स साइकिल को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक इन ग्लाइकोलिसिस। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम हमारे सामने हो रहा था ना, यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो हमारे पास बेसिकली रेट लिमिटिंग एंजाइम था, तो इसी तरह के जो शुरू वाले रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारे पास रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो वो एंजाइम्स यहाँ पर वही काम कर रहे होंगे जो वहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो कर रहा था, यानी कि वही स्पीड अप भी कर सकते हैं और स्पीड डाउन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, चलो अब पहले इसका वो लिख लेते हैं। अब क्रैब साइकिल करने के बाद एक आफ्टर वन टर्न, एक टर्न हमने क्रैब साइकिल का जो है वो किया है, तो एक टर्न पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या क्या मिला। सबसे पहले जिस तरह हमें बताया कि दो कार्बन जो है वो एंटर हुए थे, एंटर इनटू द क्रैब साइकिल फ्रॉम एसिटाइल को ए। ठीक हो गया, एसिटाइल को ए। ठीक है, और वो दो कार्बन एंटर हुए और वो दो कार्बन रिलीज हो गए किसकी फॉर्म में, 2CO2 की फॉर्म में। ठीक है, ये तो बड़ी क्लियर बात हो गई कि दो कार्बन एसिटाइल कोई की फॉर्म में एंटर हुए और वो दो कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गए। अच्छा, फिर एक दूसरे टर्न में क्या हुआ, क्या आपके पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बन गए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, और एक आपके पास बन गया FADH2। ठीक है, और एक आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया ATP, एक टर्न में। ठीक है, एक टर्न में हमारे पास टोटल ये बना है। लेकिन अगर आपके पास दो टर्न की बात हो रही हो, यानी कि पूरी साइकिल की अगर आप बात कर रहे हो, तो आप फिर क्या कहोगे कि वहां पर हमारे पास दो कार्बन इंटर नहीं होंगे बल्कि 4 कार्बन इंटर होंगे, क्योंकि दो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल हम क्रैब साइकिल के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि दो पायरोविक एसिड हमारे पास बने थे। तो अब जब 2 टन की बात होगी पूरी साइकिल की आप कंप्लीट बात करोगे, तो 3 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 6 NADH, 2 FADH2, और 2 ATP। ये मैंने ATP सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा? आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या मुझे इसमें कुछ तब्दील करने की जरूरत है, या मैंने ATP सही लिखा है? ATP बनते हैं क्रैब साइकिल में या नहीं बनते? जैसे अगर क्वेश्चन आए, MCQ आए कि क्या ATP बनते हैं या नहीं बनते, तो आपका जवाब क्या होगा, यस और नो?
हाँ, सब बताए ना। सिर्फ एक ही को एंटी टेस्ट देना है क्या? यस। यस। तो आप ये कह रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ तो नहीं बन रहे। एक मिनट, अब इसको छुपा भी नहीं सकता मैं। चलो। आ, हाँ सही है। ये आप लोगों को नज़र आ रही है ना? हाँ, एक मिनट अजान हो जाए। अच्छा जी, तो हाँ बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों को माशाल्लाह पता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगी और जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी, ठीक है। ये भी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है और ये अपना समझो जीटीपी बन गया तो समझो कि एटीपी बन गया, और ये अपना फॉस्फेट जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी को देगा और वो एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी गुड। अच्छा, फिर यहाँ पर एफ हम यहाँ बना चुके हैं, एफ रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर सिमिलर टू NADH, ठीक है। सिमिलर नहीं है वो, आगे डिसिमिलर किस तरह है वो आगे बताऊंगा मैं, इतने आसान नहीं है कि सिमिलर इतनी आराम से लिख दिया इसने। और तीसरा NADH जो है वो एक टर्न ऑफ द साइकिल में यहाँ पे बन गया। और फाइनली आखिरी जो प्रोडक्ट था वो था ऑक्जेलो एसीटेट, और फिर ऑक्जेलो एसीटेट वही फिर साइकिल रिपीट करेगा एसिटाइल कोए के साथ, ठीक है। ये थोड़ी डिटेल है एंजाइम के साथ। तो इसमें मैंने वैसे साइकिल याद की हुई थी, लेकिन अब कुछ स्टेप्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट कैसे हैं बताता हूँ आपको। जो अगर आप चाहो इम्पोर्टेंट स्टेप याद करना तो आप क्या याद करो कि हाँ, एक तो स्टेप ये वाला इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सस्सिनाइल को ए जो सस्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इसने डायरेक्ट देखो एटीपी एटीपी में शो किया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले जीडीपी और जीटीपी होता है, आप लोगों को पता है। तो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अगर सवाल पूछ लिया जाए कि इन विच स्टेप जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, या फिर इन विच स्टेप एटीपी प्रोडक्शन ऑकर्स, तो ये आपको बताना चाहिए कि स्टेप दिस वन इन विच सस्सिनाइल को इज कन्वर्टेड इनटू सस्सिनेट या सस्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये एट भी लिख सकते हैं और एसिड भी लिख सकते हैं। और एंजाइम याद होना चाहिए ये वाला, सस्सिनेट थायोकाइनेस। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आप याद करना चाहो इंपॉर्टेंट तो ये याद कर सकते हो, ठीक है। फिर कौन से स्टेप में आपका FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है और वो एंजाइम कौन सा है? तो अगेन सस्सिनेट इनटू फ्यूमेरेट, ये वाला स्टेप हो सकता है पूछा जा सके। अच्छा जी। और NADH तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो जगह प्रोड्यूस हो रहा है, तीन जगह बल्कि 1 2 3, तो ये दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़ाहिर है एक ही पूछेंगे। और पहला एंजाइम आपको बताना चाहिए कि ऑक्जेलो एसिटेट जो एसिटाइल के साथ मिल रहा है तो सिट्रिक एसिड बनेगा, तो किस एंजाइम के थ्रू बनेगा? सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। तो ये चंद बातें हैं जो चंद जो है वो स्टेप्स हैं। पहला ये वाला, दूसरा FADH2 वाला, और तीसरा ये वाला। और आखिरी वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसमें मेलेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो ये चंद स्टेप्स है जो कि आप याद कर लें। तो ये हमारा हो गया नेट ऑफ क्रेब्स साइकिल, सही है। अब असल कहानी शुरू होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, जिसको हम कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो पहले सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। ETC से हमें क्या मिलेगा? ATP मिलेगी, ठीक है। और क्या मिल सकता है यहाँ पे आपके पास? इट रीजनरेट्स, ये तो सबको पता है। ATP मिलती है, ये तो 99% स्टूडेंट्स को पता होगा और पता होता है। सेकंड वाली बात पता बहुत कम बच्चों को होती है, 1% बच्चों को होती है कि इट रीजनरेट्स इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इट रीजनरेट्स इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कि ये ATP जनरेट करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को भी जनरेट कर देते हैं।
कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स? NAD प्लस FAD, जो कि आगे क्या करेंगे? NAD और FAD आगे जाके क्या करेंगे? आगे जाके इनको क्योंकि रिड्यूस होना होगा इन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो ये एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं ताकि हमें नए NAD और नए FAD की ज़रूरत ना पड़े। तो हम इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से NAD बनाएंगे, FAD बनाएंगे, रीजनरेट करेंगे ताकि यही NAD भेज दें ग्लाइकोलिसिस में, जो कि वहाँ पे रिड्यूस खुद हो जाएं, और वही भेज देंगे क्रैब साइकिल में ताकि वहाँ से अगेन हमें NADH और FADH2 मिल सकें। तो ये दूसरी बात भी आप लोग याद रख लें कि ETC also regenerates the electron carriers NAD and FAD, which will which will go into the glycolysis and TCA cycle. अच्छा जी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहली बात क्या आपको कहीं ऑक्सीडेटिव फॉस्फो हमने, हाँ मुझे याद आ गया, पहले जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने एक सवाल किया था केमियोस्मोसिस वाला, तो वहां पर भी किसी ने लिख दिया था कि आंसर दिया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का लफ्ज सिर्फ आपको तभी यूज करना है जब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, सही है। वहां पे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे तो वहां पे तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं होती, वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो हमेशा ये लफ्ज कहाँ पे यूज होगा? जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, और खासतौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेटिव का लफ्ज, फॉस्फोरिलेशन तो कोई भी हो सकती है, सबस्ट्रेट लेवल भी हो सकती है, केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव का लफ्ज साथ सिर्फ तब लगाओगे जिसमें ATP बनाने में ऑक्सीजन काम आ रही हो। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन इतनी क्यों जरूरी है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक पर्सन है जो कि सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इफ अ पर्सन कैन नॉट ब्रीथ, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा? देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज ऑक्सीजन। फिर आगे लिखो कि भाई इफ देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन, इफ डिक्रीज ऑक्सीजन, या फिर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? उसके रिजल्ट में क्या होगा? देयर विल बी नो ATP विल बी प्रोड्यूस्ड। ATP आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, ATP प्रोड्यूस नहीं होगी तो आगे रिएक्शन किस तरह होंगे? सारे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ATP, अब सवाल ही पैदा होता है कि ATP क्यों प्रोड्यूस नहीं होगी? वाई 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 करते हुए आ रहे हैं ना। तो वाई ATP वॉन्ट बी प्रोड्यूस्ड? बिकॉज देयर विल बी नो केमियोस्मोसिस, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी चल रही है। अगर बंदा ब्रीथ नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, ATP नहीं बनेगी, ATP नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि केमियोस्मोसिस वहां पे जो है वो रुक जाएगी। अब केमियोस्मोसिस क्यों रुक जाएगी? क्योंकि क्या लिखे यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज वाई देर इज स्टॉपेज ऑफ केमियोस्मोसिस, क्योंकि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी चलेगी ना, वो केमियोस्मोसिस होगी किसके जरिए? हमने शुरू में बात की थी ना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से एनर्जी बनेगी, उसको हम ATP के बनाने में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फाइनल जो एक्सेप्ट करना होता है वो किसको करना होता है? ऑक्सीजन को। ये बात तो आपको पता होगी कि फाइनल एक्सेप्टर जो है इन द ETC, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि फाइनल एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो हमारे पास क्या है? और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और फिर आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सर हमने पहले ATC के अंदर फोटोसिंथेसिस में देखा था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फाइनल जो एक्सेप्टर होगा जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा वो कौन सा होगा? वो ऑक्सीजन होगा। तो अगर यही अगर हटा दिया जाए तो पूरी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक तरह से जो है वो रुक जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक गई तो आपके जो हाइड्रोजन आयंस हैं, जो कि केमियोस्मोसिस होती है ना, जो हाइड्रोजन आयंस पंप होना शुरू हो जाते हैं, और हम देखेंगे आगे फिगर में, तो वही डेफिनेटली आपकी रुक जाएगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इसीलिए दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब हमें रीजन ही पता लग गई, व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज final electron acceptor in the electron transport chain. That's why oxygen is necessary to run the oxidative phosphorylation. अच्छा, फिर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, ये कंसेप्ट तो मुझे समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ आपको सारी बातें समझा दूं इसकी।
तो ये पहली बात थी। सेकंड बात क्या है, इसकी डेफिनेशन, तो मैं चाहता हूँ ये भी आपको आती हो, ईटीसी। अच्छा, डेफिनेशन की जब भी बात आती है ना, तो बच्चे कहते हैं भाई सर क्या डेफिनेशन याद करवा रहे हैं हमें, बच्चे थोड़ी हैं हम, कंसेप्ट बताए ना कंसेप्ट। तो भाई बाज़ों का जैसा होता है कि आपको डेफिनेशन भी बहुत सारे कंसेप्ट दे रही होती है, ठीक है ना, और आपको बाज़ों का फिगर जहन में आ जाती है डेफिनेशन से, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन बशर्त ये है कि आप कंसेप्ट समझने के बाद डेफिनेशन बनाएं। डेफिनेशन बना के कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट बनाएं, फिर आप उसको आसान जबान में अपनी अपनी जबान में डिफाइन कर लें। तो मैंने इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बनाई हुई है कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आप उसको पूरा तो नहीं बताओगे। सर आपसे पूछ लें कहीं भी, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हमें इतना कैपेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको चतुर रामलिंगम बनने का नहीं कह रहा कि आप चतुर बन जाएं, और हालांकि मैं अपनी क्लास का चतुर था, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इंटर, ड्यूरिंग एमटी कैट और ड्यूरिंग होल एमबीबीएस। और इसीलिए जब हमारी बैच पार्टी हुई थी, तो उसमें बैच पार्टी में, जिसमें मैं नहीं था लेकिन मुझे बताया गया कि फाइनल ईयर में हमारी बैच पार्टी है, मुझे टाइटल दिया गया कि इंसाइक्लोपीडिया पूरी बैच का। तो खैर मैं चतुर था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ना बने। और मैं खैर वाला चतुर नहीं था कि जिसको पूरा कंसेप्ट ही पता हो, मुझे कंसेप्ट पता होते थे। लेकिन बहरहाल जब डेफिनेशन पूछी जाए तो आप फौरन बताएं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ऐसे ही करता था कि जब डेफिनेशन पूछी जाती थी बताया करता था। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सीरीज ऑफ प्रोटीन्स, सीरीज ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड, या फाउंड इन ना भी लिखें तो खैर है, इन लिख दें पहले, फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये है पूरी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की करेक्ट डेफिनेशन, कि किस पे मुश्तमिल होती है कि इट कंसिस्ट अपॉन सीरीज ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब आगे आप अपनी ज़बान में ऐड कर सकते हैं कि विच रिजल्ट्स इन केमियोस्मोसिस, या विच इज़ हैपनिंग ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फला 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 जो भी है। लेकिन बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप इस तरह बनाएंगे, आगे आप कुछ भी अपनी ज़बान में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन। अच्छा एक बात मैं बता दूं, फिर हम ब्रेक लेते हैं। ईटीसी, ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ना, इसमें दो बेसिकली टर्म्स आते हैं, फिर जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बनता है। पहला टर्म क्या है, ईटीसी, और दूसरा लफ्ज है केमियो ऑस्मोसिस, केमियो ऑस्मोसिस। तो ये दोनों लफ्ज मिल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बनाते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब आप बोलेंगे भाई ईटीसी तो वहां भी हो रही थी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, केमियोस्मोसिस वहां भी हो रही थी, तो यहाँ पे इसलिए हम फिर इजाफा किसका कर देंगे, ऑक्सीजन का, कि अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो टर्म्स मिल के एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का कंसेप्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें आना शुरू हो रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ अभी थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें, 10 से 15 मिनट का, फिर इंशाल्लाह आप जो, अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप पहले से ज्वाइन कर लें, ताकि मैं फंस जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया मैं सोचता हूँ उनका नुकसान ना हो जाए, और जो आ चुके हैं मैं ये सोचता हूँ कि उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, वो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका क्या कसूर है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पहले से अलर्ट रहा करें आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, ताकि फ़ौरन से हम क्लास स्टार्ट कर दें और किसी का टाइम ज़ाया भी ना हो और किसी की मिस भी ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।